गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज की सीरीज में जो हम लोगों ने एक स्पेशल सीरीज बनाई हुई है, आज के एपिसोड में हम लोग चालू कर रहे हैं सॉल्यूशंस। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और सॉल्यूशंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर जेडब्ल्यू और निट के हिसाब से बात करें तो सॉल्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, वो है वांट ऑफ फैक्टर। जी हाँ, एक साइंटिस्ट का नाम है वांट ऑफ, उसने एक फैक्टर दिया था जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर, और उस फैक्टर के बेसिस पे बेचारे को नोबेल प्राइज भी मिल गया। और उसके नोबेल प्राइज का फायदा क्या हुआ? आपको सजा मिल गई, आपको पढ़ना पड़ रहा है। हर बार यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो हमने एक प्लान किया हुआ था, याद है आप लोगों को बताया था मैंने कि एवरी टाइम हम एक शॉर्ट लेक्चर बनाएंगे लगभग 1 घंटे का। उसमें एक टॉपिक को पिक करेंगे, उस टॉपिक का पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करेंगे और उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे अप्लाई करना है वो लेंगे। हर लेसन से 1 या 2 टॉपिक ऐसे पिक करके अगला जो जेडब्ल्यू एग्जाम आ रहा है, निट एग्जाम आ रहा है, उससे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट आपका जेडब्ल्यू निट का रिवीजन करा दूंगा। मेरा एश्योरेंस है अगर आप केवल और केवल इन एपिसोड को भी देख लोगे ना तो 80% से ज़्यादा पेपर तो आपको एज इट इज़ मिलेगा। और अगर आपको लगे कि सर के केवल ये जो 20 एपिसोड का लगभग प्लान है, इन 20 एपिसोड के प्लान से ही सर के पढ़ाए हुए में से 80-85% तो मिनिमम क्वेश्चंस आ गए हैं, तो कुछ नहीं करना, कमेंट्स में थैंक यू लिख देना कि सर आपने 20 दिन में हमारी नैया पार करा दी, और अगर नहीं आए तो लिख देना आपने नैया डुबो दी। क्लियर? डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, ये चैलेंज मेरा है। चालू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। वांट ऑफ फैक्टर, देखो उससे पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। न्यूमेरिकल पार्ट जो इस लेसन का है वो ये 2 ही चीजों पे चलता है। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट डिपेंडेंट होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? 4 कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज है, सबको पता है। डेल पी नॉट माइनस पी एस ऑब्लिक पी नॉट इजकल टू x2, और x2 की जगह आप n2 ऑब्लिक n1 प्लस n2 भी लिख सकते हो। पहली कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस कॉलगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरी कॉलगेटिव प्रॉपर्टी आपकी आती है, वो है आपका डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी डॉट एम। एम का मतलब मोलिलिटी है, उसको आप W1 W2 के टर्म में भी लिख सकते हो। सब बेसिक लेवल पे मैं फॉर्मली रिवाइज करवा रहा हूं। तीसरी कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। अब m की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं W2 ऑब्लिक M2 डॉट W1 और ऊपर 1000। ये आपकी अगली कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। और चौथी कॉलगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, मतलब PV इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, या P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम। ये 4 कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ढंग से सुनना। ये तो आपने 12th में भी पास होना है ना, तो भैया इतना फॉर्मूला तो पता है, तो इनमें मैं अपनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा। क्या होता है क्या नहीं होता है? पी नॉट प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर मटेरियल, प्योर सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन नहीं प्योर सॉल्वेंट का। पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्लियर? 2 और 1 तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं। 1 और A कहीं पर भी आए तो वो इंडिकेट करता है सॉल्वेंट को। 2 या फिर B कहीं पर भी आएगा तो वो इंडिकेट करेगा सॉल्यूट को। ये 2 बातें हो गई। क्लियर हो गया? तो ये पहला और दूसरा स्टेप हो गया। अब बात करते हैं यहां पर हर एक चीज का मतलब क्लियर है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर ढंग से सोच समझ के देना। क्वेश्चन आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके। क्वेश्चन क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? इक्वल टू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन या इक्वल टू सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन या प्रोपोर्शनल होता है? क्या होता है सोचो, अभी तो कर दोगे आप। तो देखो बच्चा यहां फंस जाता, वो ज्यादा बड़ा मैथमेटिशियन बनकर अपनी इंसल्ट करा लेता है। देखो ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से है तो वो इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है, ध्यान रखना। और अगर वो रिलेटिव वर्ड हटा दें और लोअरिंग की बात करें तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल नहीं होगा, वो फिर बात यहां पर हो गई पी नॉट। यहां से अगर मैं इसको बात घुमाऊंगा तो पी नॉट माइनस पी एस की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो प्रोपोर्शनल है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। वो क्या पूछ रहा है? रिलेटिव लोअरिंग पूछ रहा है या लोअरिंग पूछ रहा है? सोच समझ के आंसर देना जल्दी की। तो सीधा सा डायलॉग है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आ गया समझ में? पहला अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद तो ये बात आपको सोचनी ही नहीं है। ये सारी की सारी मेहरबानी, पूरा लेसन चलता है रॉल्स के ऊपर। रॉल्स लॉ अगर कहीं पर है, रिपीट कर रहा हूं, रॉल्स लॉ कहीं पर ही है। रॉल्स लॉ का मतलब है आइडियल है, सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। एसोसिएशन डिसोसिएशन नाम की चिड़िया इन्होंने सुनी नहीं होती, ठीक है ना। जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा आइडियल होगा। तो ये 2-4 बातें आपको रॉल्स से रिलेटेड है। ये सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, इसका मतलब सब में रॉल्स लॉ लगेगा। सारे आइडियल हैं तो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता। जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा उतना ज्यादा आइडियल होगा, उतना परफेक्टली ये सब लगेंगे। इसका मतलब यहां पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट की ही मेन वैल्यू रह जाती है, सॉल्यूट इग्नोर हो जाता है, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस की बात है। आ गया समझ में? दूसरा जो क्वेश्चन यहां पर आता है, ये अभी तो मैं वॉन्ट ऑफ तो चालू कर ही रहा हूं, उससे पहले ये बता रहा हूं आपको। डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का वैल्यू को बता रहा है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, ये मोलिलिटी है। डेल्टा टीएफ केएफ हो गया और ये मोलिलिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये सबने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। छोटा सा बच्चा जो पहली बार 11th-12th में आता है उससे कहा जाए कि भैया ये कौन सा फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला, तो छोटा बच्चा भी यहाँ पर क्या होता है, खुशी खुशी बोल देता है सर आइडियल गैस इक्वेशन है। क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में। आपको दे दिया एक सॉल्यूशन है, 1-2 सॉल्यूशन दे दिया, सारा डेटा दे दिया, एक्स वाई इतना ग्राम ये सॉल्यूशन है, इसको इतना ग्राम किया, ठीक है। अब पूछा कि भाई इसको इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। एक सॉल्यूशन में पूछा जाता है कि इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, पता है। किसी किसी बुक में पी की जगह पाई दे रखा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आया ना? आया कि नहीं आया समझ में? तो पूछा जाता है इस इक्वेशन का नाम क्या है। ऑप्शंस आते हैं, वान डर वाल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब वॉन्ट ऑफ लिखा है तो नाम लिख देता हूं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। चौथा उन्होंने लिख दिया मान लो नन, कुछ भी लिख दिया, चौथा ऑप्शन कुछ भी, जो आप अपना नाम लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो बोलो। सिद्धांत राव, जेडबल लेवल की ही बात हो रही है बेटा आज, ठीक है ना। पढ़ा कुछ रहे ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन उसी लेवल के चल रहे हैं आपके। चलो जल्दी से आंसर दो फटाफट कमेंट्स में, और मेरा हैशटैग केमिस्ट्री रटना नहीं है, फटाफट टाइप करो। आपने शायद पता नहीं आज का लिंक एकदम इमीडिएट तैयार हुआ था तो आपने अपना लिंक शेयर नहीं किया लगता है फ्रेंड्स को। फटाफट शेयर करो, जो वॉचिंग बढ़े फटाफट जल्दी करो। बहुत ज्ञान की बातें मिलने वाली है आज के एपिसोड में। चलो कोई नहीं देगा आंसर, अच्छी बात है। देखो तो ये इक्वेशन को देखते ही बच्चा टिक कर देता, आइडियल गैस इक्वेशन। अरे नाम उड़ा दो, यहां पर कहां पर कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो गैस इक्वेशन की बात कहां से आ गई। तो ये कौन सा काउंट होएगा, तो ये काउंट होगा आइडियल, सॉरी गैस इक्वेशन काउंट नहीं होगा। वॉन हॉफ ने क्या किया कि गैस इक्वेशन वाले इक्वेशन को उठाया
और सीधा कट कॉपी पेस्ट कर दिया, एडिट भी नहीं किया, अपना नाम एडिट किया बस ऊपर, ठीक है ना। तो उसने कहा बोले कर क्या लोगे, तुमने ट्रेडमार्क ले रखा है, कॉपीराइट ले रखा है, नहीं ना, चुपचाप बैठे रहो, और अपना नाम डाल दिया उसने, वांट ऑफ इक्वेशन। इट मींस आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये इक्वेशन का नाम पूछा जाए, गैस स्टेट में नाम पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे, आंसर लिखोगे आइडियल गैस इक्वेशन। और अगर आपको इसका नाम पूछा जाए किसमें, सॉल्यूशंस में, तो आप नाम क्या दोगे, तो आप कहोगे वांट ऑफ इक्वेशन। कोई दिक्कत है तो बोल दो। हो गया क्लियर। तो ये एबीसीडीज मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। चलें, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। एक क्वेश्चन और आता है, रॉल्स लॉ किसके ऊपर लगता है, देखना, रॉल्स लॉ किसके ऊपर लगता है, रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। ढंग से सुनो, किस पे लगेगा, वॉलेटाइल पर लगेगा, नॉन वॉलेटाइल पर लगेगा, या दोनों पर लगता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। रॉल्स चाचा किसके ऊपर लगने वाले हैं ये बताओ आप फटाफट, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। तो आंसर क्या है, बच्चे कहते हैं पढ़ा भी होगा, वॉलेटाइल पे लगता है ना। रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल एंड एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। रॉल्स लॉ केवल और केवल नॉन वॉलेटाइल पे लगेगा। अब आप कहोगे कि सर नॉन वॉलेटाइल पे लगेगा, तो बचपन में हमने पढ़ा था पी एस इजकल टू एक्स ए डॉट पी नॉट ए प्लस एक्स बी डॉट पी नॉट बी। ये रॉल्स लॉ नहीं है। रॉल्स लॉ क्या है, रॉल्स लॉ कहता है पी ए इजकल टू एक्स ए पी नॉट ए, ये है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कहता है कि सॉल्यूशन में किसी का भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उसके मोल फ्रैक्शन, और उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इक्वल, ठीक है ना। ये है लाइकली पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी डॉट पी नॉट बी। ये है रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ है, ये रॉल्स लॉ है, ठीक है ना। ये रॉल्स लॉ नहीं है, बाद में आया इसकी जगह कौन, बोले सॉल्यूशन के लिए डाल्टन आया। डाल्टन क्या कहता है कि जितने भी कंपोनेंट है उन सबको ऐड कर दो, टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, एक मिक्सचर का टोटल प्रेशर, उसमें जितने भी कंपोनेंट है उन सबको ऐड कर दो। उन सबको ऐड कर दोगे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ये रामायण किसने गाई थी, तो ये रामायण गाई थी आपके डाल्टन ने। कोई दिक्कत, काम खत्म। तो ये फॉर्मूला है डाल्टन्स का, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। ये भी डाल्टन है और ये भी डाल्टन है, तो रॉल्स नहीं है। रॉल्स अंकल इतने से ही है, ये बेवकूफियां करते हैं। तो रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। वॉलेटाइल पर हम लगा देते हैं, लगता नहीं है, लगा देते हैं। क्लियर है कि नहीं। ये गेट टुगेदर वाली बातें खत्म की। इसमें कोई डाउट किसी को है तो बोल दो। अब आगे की बात आती है। आगे आए अपने वांडरवाल चाचा, वो कहते हैं भैया तुमने इतनी कहानी सुन ली, लेकिन फायदा क्या हुआ, तो लोग उछलते हुए गए, ठीक है ना। बोले कि ये वॉन्टॉफ आया, वॉन्टॉफ ने कहा कि भैया ये क्या है, तो सब बोले ये आइडियल गैस इक्वेशंस के आइडियल सॉल्यूशंस के फॉर्मूला है। बोले कि ये फॉर्मूला है रॉल्स के हिसाब से बनाए हैं हमने। वांडरवाल वॉन्टॉफ ने कहा, बोले ठीक है रॉल्स के हिसाब से बनाया, वो तो मेरे को समझ में आया भैया, मैंने भी डिग्रियां ली है। बोले कहाँ लगाओगे, बोले आइडियल सॉल्यूशंस पे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, बोले आइडियल सॉल्यूशंस पे। वांडरवाल ने कहा बैठो आराम से चाय पानी पियो, अब मेरे को बताओ तुम आइडियल सॉल्यूशन है क्या। बोले एक आधा एग्जांपल तो दे दो आइडियल सॉल्यूशंस के। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। बोले आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, प्रैक्टिकली होते हैं। सबने कहा नहीं ये तो नहीं होते। तो बोले सपना कहाँ देख रहे हो।
बोले तुमने पूरी कहानी गा दी, बोले वो उस चीज के लिए जो प्रैक्टिकली होती ही नहीं है। तो बोले कि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बोले कैसे लगेगा जब आइडियल सॉल्यूशन है ही नहीं, तो अब तुम इसको लेके क्या ढोलकी बजाओगे। तो वॉन टॉप ने कहा अब बैठ जाओ, अब मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी। तो वॉन टॉप ने फिर नई इक्वेशंस दी, और एक इक्वेशन में क्या किया उसने, उन सब में बोले मैं आई आजा, समझ में आ गया, हर एक में एक आई लगा दिया। वॉन टॉप ने अपनी एक इक्वेशन बना दी जिसे कहते हैं वॉन टॉप इक्वेशन। तो वॉन टॉप फैक्टर क्या है, वॉन टॉप फैक्टर है आई, जिसको कैलकुलेट करने का है एम सी ऑब्लिक एम ओ। सी का मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू और ओ का मतलब ऑब्जर्व वैल्यू, कैलकुलेटेड ऑब्लिक ऑब्जर्व वैल्यू। और अगर हम कॉलगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से जाएं तो ऑब्जर्व कॉलगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्लिक कैलकुलेटेड कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, कैसी वाली, कैलकुलेटेड। तो ये वॉन टॉप फैक्टर है। हाँ है ना, कोई दिक्कत है तो बोलो। आ गया। बोले उसने कहा, बोले कि एक फैक्टर दे रहा हूं मैं, एक पार्टिया, एक ब्रिज बना रहा हूं मैं तुम्हारे बीच में। उस ब्रिज को क्या करोगे कि तुम डाल दो अब तुम्हारी इस आइडियल वाली पुपाड़ी में, इस पुपाड़ी में उस ब्रिज को डाल दोगे तो पुपाड़ी बोले अच्छी बजेगी, और नहीं तो फिर बजने वाली नहीं है, आंसर्स गलत आएंगे। तो उसने एक ब्रिज बना के दिया, आई का ब्रिज बनाया, और उस ब्रिज के बेसिस पे आगे का काम उसने सॉल्व कर दिया। अब आई निकलेगा कैसे वो देखो। तो आई का निकालने का फॉर्मूला ये रहा, आई वॉन टॉप फैक्टर फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम सी ऑब्लिक एमओ तो है ही अपने पास। अब क्या करोगे, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा, डेरिवेशन का मतलब नहीं है, ये केवल एप्लीकेशन बताने वाली बात है, 12th का पूरा सिलेबस वाली क्लास नहीं है। क्लियर हो गया, ये है। और आई फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। अब समझने की बात है, अब पता चलेगा कि शैलेश सर की क्लास में क्यों बैठे हम लोग, इतनी देर तो ऐसे वार्म अप कर रहे थे, अब ट्रिक वाली बात चालू हो गई है। तो अटेंशन मोड में आ जाओ भाई सब लोग, ठीक है। तो यहां पर एल्फा का मतलब कितना डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ पता है, आई का मतलब वॉन टॉप फैक्टर है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब मोल्स है रिएक्शन में। एन जब भी निकालोगे तो एन को निकालने का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट के मोल, इस फॉर्मूले से एन निकलेगा, प्रोडक्ट के मोल ऑब्लिक रिएक्टेंट के मोल, इससे आपका एन का आंसर निकलेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, चले हम आगे। अब यहां पर अगला जो आता है प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट के बाद, तो और फोर मतलब आयोनिक सॉल्यूशंस, आयोनिक सॉल्यूशंस एन इज इक्वल टू ही आई होता है। जैसे कैसे समझना है इस बात को, मान लो मैंने कहा K2SO4 है, तो K2SO4 में क्या होगा, ये आयन बना दिए मैंने, तो N इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, प्रोडक्ट के 3 मोल है ऑब्लिक रिएक्टेंट, तो N हो गया 3, और ये ही I है। समझ में आया आप लोगों को कि डाउट है, जल्दी से बोलो। अगर मान लो जैसे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो एसिटिक एसिड में 2 मोल्स जुड़ते हैं और डायमर बन जाता है, तो यहां N क्या होगा, 1 से भले 2, प्रोडक्ट का मोल 1 ही है और रिएक्टेंट कितने 2, तो यहाँ I और N क्या है आपका, हाफ है। कोई दिक्कत है, तो अगर कुछ दे नहीं रखा, उन्होंने कहा 50% एसोसिएट हुआ, डिसोसिएट हुआ, तब की बात तो ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहे, कॉमन सेंस है 100% मानना, जनरली आपको दे दिया जाता है सॉल्यूशन 100% आयोनाइज है कि कम है या ज्यादा है,
जनरली आपको दे दिया जाता है, बट अगर मान लो कहीं ऐसा है तो उस केस में आपको क्या करना है कि उस केस में ध्यान रखना है, दे दिया तब तो अल्फा का वैल्यू रखो तो आई अलग निकलेगा, लेकिन अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप उसको क्या मानोगे, एन को आई मानना, क्योंकि आयोनिक सॉल्यूशन है तो वो 100% अल्फा क्या होता है, 100% जाता है उनमें। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दो। आया कि नहीं आया, काम खत्म। तो ये हमने आई का फॉर्मूला बताया। अब क्वेश्चंस में आई को अप्लाई कैसे करना है, तो दो चार क्वेश्चंस करवा के मैं आपको आइडिया दे देता हूं। बट एक बात ध्यान रखना, आप कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्या होता है, उसको ये पता नहीं चलता कि वांट ऑफ फैक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर आप जेडबल और निट का एग्जाम देने बैठे हुए हो, कोई भी कंपटीशन, जेडबल निट का मतलब ये नहीं कि भाई ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठे हुए हो, तो ये मान के चलो कि आपका एग्जाम लगेगा ही लगेगा। फॉर्मूला लगाना ही है, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि यार लगेगा कि नहीं लगेगा। एंट्रेंस में बिना आई के कभी क्वेश्चन मत करना, वैसे ही पता है बिना आई के कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। चलो मैं एक दो क्वेश्चंस थोड़े से कराता हूं जो इन दिनों एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे उनको करना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है JEE 20 के क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर के। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m, आपको क्या दे रखा है, CrCl3 x अमोनिया। एक सॉल्यूशन है जिसका 0.1 m दे दिया आपको। अब एक बात ध्यान रखना, यहां इतना सीरियसली मत सोचना, कई बार बच्चा क्या दिल से लगा लेता है बात, कैपिटल एम और स्मॉल एम इस लेसन में बराबर चलते हैं, तो ये मत सोचना सर कैपिटल एम दे रखा मैं क्या करूं। इसका डेल्टा टीबी, इसका जो क्वेश्चन का डेल्टा टीबी है ये क्या है, CaCl2 का 0.05 m का 2 टाइम है। समझ में आ गया, मैंने लैंग्वेज को ऐसे लिख दिया, सिंपल लैंग्वेज है क्वेश्चन की। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Cr, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका एक सॉल्यूशन है, इसका डेल्टा बी इसके डेल्टा बी का डबल है। मींस इसका अगर डेल्टा बी मैंने कहा डेल्टा टी बी 10 है तो इसका क्या 5 है, तभी तो 2 टाइम होएगा 10। समझ में आ गया, यही क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मानना है। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपका, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से घटिया क्वेश्चन हो गया अब तो। ठीक है ना, ऑल अमोनिया इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सारे के सारे अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला बताना है, तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है। काम खत्म हो गया। कैसे करोगे क्वेश्चन को, तो देखो सीधी सी बात है, इसमें जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करना है, यहां से क्वेश्चन होएगा आपका सॉल्व। वैसे तो क्योंकि इसका एन फैक्टर मोलरिटी कितनी है, इतनी है, तो देखो फॉर्मूला यहां पर है एलिवेशन का, केबी दोनों का कॉमन होगा, मोलरिटी दे रखी है, डेल्टा टीवी दे दिया, आई। अब आई उसका कितना है 3, इस क्वेश्चन में इसका आई कितना है ये चेक कर लो, आई इक्वल टू कितना है 3। क्यों है 3 बताने की नौबत नहीं है, मोलिलिटी कितनी है 0.05 है, तो डेल्टा टीबी इसका जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू डबल कर लो और आगे का हो जाएगा। तो आप चाहो तो इक्वेट भी कर सकते हो। आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर कि नहीं होएगा, जल्दी बोलो, मेरे हिसाब से आप कर पाओगे, मैं आंसर लिख देता हूं। आंसर है यहां पर x पूछा है, फॉर्मूला मींस x पूछा है क्वेश्चन में। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया, Cr अमोनिया का होल 5 Cl Cl2,
ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चले हम आगे। कोई दिक्कत है तो बोलो। डायरेक्ट ये केवल कैलकुलेट करना आपको, वो कर सकते हो आप लोग। x कितना आएगा आपका? 5 आएगा कैलकुलेट करोगे तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मैं पूरा, आप उम्मीद करोगे सर पूरा सॉल्व करो, तो वो तो यार प्रैक्टिकली इस टाइम पॉसिबल नहीं। हिंट देना है, JEE एग्जाम देने वाले हो, फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हो, तो आपको इशारे बहुत है। दूसरा एक और क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, मतलब P लिख दूं या पाई लिख दूं, NaCl सॉल्यूशन का कितना है? 0.10 atm, and that of a glucose solution is, और पाई ग्लूकोज का कितना है? मैं शॉर्ट में लैंग्वेज लिख रहा हूं, 0.20 atm। ठीक है ना? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, अब क्या हो गया? 1 लीटर NaCl प्लस 2 लीटर ग्लूकोज, इन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इसका P कितना, पाई कितना होगा? P या पाई एक ही बात होती है, ये आपको निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको, इंटीजर है तो मैंने तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिख दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है, ठीक है ना? अब उसके हिसाब से आपको 1 लीटर और 2 लीटर वैल्यूज दे दी हैं, तो आपको क्या करना है कि ये कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि वॉल्यूम तो दोनों का दे रखा है, अब P निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? पाई इक्वल टू I की जरूरत है क्या? हो सकता है जरूरत पड़े ICRT, तो RT तो देखो यहां कॉमन रहेगा, यहां पर इसका पाई है, दोनों को मिक्स करना है, दोनों के वॉल्यूम का मतलब कंसंट्रेशन चेंज होएगी बस। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो डेटा है ना उसके हिसाब से टोटल पाई निकालना है, तो पाई टोटल लिख दूं फटाफट, पाई टोटल इक्वल टू पाई ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का NaCl लिख देता हूं ऐसे, RT प्लस IC ग्लूकोज GLU लिख देता हूं RT दोनों में कॉमन है। क्लियर है कि नहीं? तो अब इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेट कर लो। अब आपका यहां पर बात आती है, यहां से पाई वाला जो कंसेप्ट है उसमें से आई तो आपको पता है, एक का 2 है, एक का 3 है, तो आप आई के टर्म में करो या आई को लास्ट के लिए रख दो। दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, समझना। आई आप चाहो तो डबल मेहनत करके सॉल्व करना, भाई आपकी बात है। मैं तो क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से इसमें से C निकाल लूंगा, C इक्वल टू पाई ऑब्लिक IRT। तो पाई कितना है मेरे पास? एक केस में 0.10, आई तो आई है ही, और दूसरे केस में क्या होगा? 0.20 ऑब्लिक IRT। ठीक है ना? ऐसे। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, C की जगह वो रख दो, आई तो अपने आप है ही, जरूरत पड़ेगी आपको। समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, और टोटल वॉल्यूम आपका चेंज होएगा, बस टोटल वॉल्यूम चेंज हो गया। टोटल वॉल्यूम क्या है आपका? 3 आएगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन में डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। नोट, टोटल वॉल्यूम अभी 1 लीटर नहीं है, वॉल्यूम 3 लीटर है, तो जो भी आपका सेटअप बनेगा उसमें डिवाइड बाय 3 दोनों में होएगा। ये इतना सा ध्यान रखना, ये ही इस क्वेश्चन की जान थी कि बच्चा जल्दीबाजी में, यहाँ तक तो कोई भी लंगड़ा लूला बच्चा भी आंसर कर लेगा, लेकिन यहाँ के बाद वो जल्दीबाजी में ये वैल्यूज को रखना कई बार भूल जाता है, आंसर गलत हो जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 167 इंटू 10⁻³ ATM। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी का एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। समझ में आ रहा होगा? यहां पर आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको रास्ता मैं पकड़ के बता दूंगा, भैया उस रास्ते पे चले जाओ। बेवकूफियां बच्चा कहां करता है,
वो मैं आपको बता दूंगा। उन बेवकूफ़ियों से बचना है। स्पून फीडिंग अगर किसी को चाहिए तो वो इस क्लास में ना बैठे। रेगुलर जो बैच चल रहा है ना 11th-12th का, उस बैच में बैठे। जिस लेसन में उसको स्पून फीडिंग चाहिए वहाँ पर उसको उंगली से, चम्मच से मुंह में डाला जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर यह है कि भैया आटा दे दिया, रोटियाँ बना, खुद खा, बर्तन भी साफ करने, ठीक है ना। यहाँ पर उस तरह का माहौल मिलेगा। एक और सॉल्यूशन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हाउ मच, सोचना अब आप, NaCl should be added to 600 ग्राम of water और डेंसिटी दे रखी है उसकी 1 ग्राम पर ml। to decrease the freezing point of water is, FP लिख देता हूं, freezing point by -0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और डेल्टा TF आपको दे रखा है क्वेश्चन में, डेल्टा KF, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, KF आपको दे रखा है, वो 2 केल्विन kg पर मोल। ये है क्वेश्चन, सोचो क्या करना है। देखो क्वेश्चन में क्या है, KF दे दिया, डेल्टा TF दे दिया। करना क्या है, KF दे दिया, डेल्टा TF दे दिया, इतना ग्राम आपको ये लिखा हुआ है, एडिड टू, तो वाटर है, तो वाटर है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट है, तो W1 आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपको W1 दे रखा है, तो अब सेटअप क्या होएगा, आंसर ये रहा सेटअप का फॉर्मूला। तो सेटअप के फॉर्मूले में क्या आएगा, डेल्टा TF इक्वल टू 0.2, फॉर्मूला उधर है। I क्या है, NaCl है, तो I कितना होएगा, I इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो I 2, KF कितना है अपना, फिर 2 है। W आपको निकालना है, हाउ मच, तो ये आपका W1, सॉरी W2, उल्टा लिख गया मैं कॉर्डवर्ड, W2 आपको निकालना है। और NaCl का मास 58.5 है, मल्टीप्लाई बाय 1000, और W1 कितना है बच्चों, 600। ये लो, पका पकाया माल मिल गया आपको। आंसर आएगा W2 इक्वल टू 1.75 ग्राम। ये आपका पका पकाया आंसर है। आई थिंक ये तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोल दो। होप आपको समझ में आ रहा है। देखो हर क्वेश्चन में जब भी सॉल्यूशंस का क्वेश्चन आए और इस तरह का आए ना, बिना वांट ऑफ फैक्टर कभी ट्राई मत करना। सर हमें पता नहीं लगा, ऐसा कहने वाला बच्चा सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, वो क्वेश्चन को पहले ही नेगेटिव करा रहा है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्स, एक्वा सॉल्यूशन है, इज इक्वल टू 12% ऑफ वाई। दो सॉल्यूशन, एक एक्स है उसका 4% है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दूसरे के 12% के बराबर है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, ए है, एक्स का, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सोचो करना क्या है, जल्दी से सोचो। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर वांट ऑफ फैक्टर में, यहाँ तो ये तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे पता करें। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी दूर दूर तक आपको ये नहीं पता कि वांट ऑफ फैक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना, तो इसमें लगाना ही नहीं है। सीधी बात है ना, कहीं पे एक्स और वाई का मतलब क्या, कितने आयन है नहीं पता, तो हम उसको सिंपल मानेंगे, अकेली यूनिट मानेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका सेटअप में,
के एफ मतलब दोनों का देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, पहला स्टेप डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाई। ये हो गया, इसका मतलब के एफ डॉट ये रहा ना फॉर्मूला, एम लिख दूं या 4% है तो 4% के टर्म में आप कर लेना वो तो ठीक है ना, तो एम लिख देता हूं इज इक्वल टू के एफ एम। ये x का है और ये y का है। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर x का वैल्यू दे रखा है तो ये x का 4% है, मतलब 4% का मतलब 4, ये W2 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों चीजें दे रखी है, 4 आउट ऑफ 100 M2 निकालना है, वो A मान लिया तो वो भी पता है। तो A इसके सेटअप का तो पूरी दुकानदारी आपको दे रखी है। अब इसके सेटअप में क्या है, 12 आउट ऑफ 100, 12 आउट ऑफ 100, 12 आउट ऑफ 100 है, तो इसका मास निकालना है इन टर्म ऑफ ए निकलेगा। मास किसके टर्म में निकलेगा बच्चों, इन टर्म ऑफ ए। तो आंसर क्या निकलेगा, एक बार मैं आंसर लिख देता हूं, तो आंसर आएगा 3A। वैसे भी इसको सॉल्व करने वाला बेवकूफ था, क्योंकि जब फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, के एफ तो दोनों का सेम है ही है, तो 4 3 जा 12, तो वेट ज्यादा तो मास भी अपने आप उस रेशो में ज्यादा होएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये आज का एपिसोड यहीं पे ही हम खत्म करने जा रहे हैं, तो यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो फटाफट बोल दो भाई, कमेंट्स दो फटाफट, जल्दी करो। जब तक कमेंट्स नहीं आएगा क्लास खत्म नहीं करूंगा। अभी तक कमेंट नहीं आया, क्लास खत्म करूं कि नहीं करूं, जल्दी बोलो। अरे सब मोटी चमड़ी के हो, कमेंट नहीं दोगे, मेरे को तो अगली क्लास का टाइम हो रहा है भाई, खत्म कर रहा हूं। ठीक है चलो, अपने रिव्यूज लिखना, कमेंट्स लिखना। अगले एपिसोड में इसी तरह का एक टॉपिक उठा के उसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ये छोटा टॉपिक था इसलिए आज की क्लास जल्दी खत्म हो रही है, अदरवाइज अपना लगभग कोई भी टॉपिक है 1 घंटा लगभग चलेगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां से JEE नीट में पक्के क्वेश्चंस आते हैं।